दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट है, तो आपका जवाब शायद 8 प्लेनेट होगा। पर साल 2006 से पहले ये नंबर 9 प्लेनेट का था, जिसमें आज के ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो को भी काउंट किया जाता था। पर 2006 में एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे इसके छोटे आकार के चलते प्लेनेट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लेनेट का नंबर 8 हो गया। लेकिन अब वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक और ग्रह मौजूद है, जो अभी हम इंसानों की आंखों से छुपा हुआ सूर्य को ऑर्बिट कर रहा है, जिससे हम इंसान अभी तक अपने टेलीस्कोप से देख तो नहीं पाए हैं। पर इसकी ग्रेविटी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि यह हमारे सोलर सिस्टम के नेपच्यून प्लैनेट के ऑर्बिट पर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। और वैज्ञानिकों को यकीन है कि यह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद 9वां प्लैनेट हो सकता है, जिसे वैज्ञानिकों ने अभी तक प्लैनेट एक्स का नाम दिया है। तो आज हम जानेंगे कि क्या हम हमारे सोलर सिस्टम के 9वें प्लैनेट की खोज के काफी करीब है, और क्या वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह की खोज की है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून के बाद एक बहुत बड़ा कुइपर बेल्ट मौजूद है, और कहा जाता है कि प्लूटो पहला ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे इस कुइपर बेल्ट में खोजा गया। 1930 में इसी ड्वार्फ प्लैनेट की खोज के बाद हमारे वैज्ञानिकों को एक नई उम्मीद मिली कि प्लैनेट 9 भी कहीं न कहीं जरूर मौजूद होगा, और साथ ही यह भी प्रिडिक्ट किया गया कि यह हमारे सूर्य से कई करोड़ों मील दूर होगा। साल 2014 में पहली बार प्लैनेट 9 के होने की संभावनाओं को थियोरेटिकली साबित किया गया। यहाँ पर तथ्य दिया गया कि अगर आप सोलर सिस्टम को ध्यान से देखो तो आप पाएंगे कि यूरेनस और नेपच्यून एक अलग ही परिक्रमा पथ यानी ऑर्बिट पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की ऑर्बिट को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रभावित करते हैं। जब ये दोनों एकदम पास होते हैं तो नेपच्यून यूरेनस को अपनी ओर खींचता है, और यूरेनस सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए भी उससे थोड़ा दूर हो जाता है। वहीं जैसे ही नेपच्यून यूरेनस से दूर हो जाता है तो फिर से यूरेनस की ऑर्बिट में बदलाव आता है, और ये फिर से सूर्य के पास चला जाता है। इसी सडन ऑर्बिटल चेंज के कारण ही वैज्ञानिक हैरान रहते हैं। पहले वैज्ञानिक इसकी इस ऑर्बिटल इररेगुलरिटी के लिए प्लूटो को जिम्मेदार मानते थे, पर जब प्लूटो के असली मास और ग्रेविटी के बारे में हमें डेटा मिला तो पता चला कि प्लूटो के पास उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है कि वो सोलर सिस्टम के इन विशाल ग्रहों की ऑर्बिट को इस तरह प्रभावित करते हो। तो फिर आखिर इन दोनों ग्रहों की इस अजीब ऑर्बिट का कारण क्या है? और इन सब बातों ने हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट एक्स के मौजूद होने की संभावनाओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने नेपच्यून के ऑर्बिट में होने वाले बदलाव और ग्रेविटी के इफेक्ट को कैलकुलेट करके इस ग्रह के बारे में कई जानकारी जानने की कोशिश की, और वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि इस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से 10 गुना है, और उसकी कक्षा नेपच्यून की कक्षा से 20 गुना बड़ी है। नेपच्यून सूर्य की परिक्रमा औसतन 2.8 अरब मील दूरी पर करता है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से प्लैनेट एक्स को सूर्य की केवल एक परिक्रमा करने में 10,000 से 20,000 साल लगेंगे। और इसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने एक ट्रेजर मैप जारी किया, और इसमें प्लैनेट 9 की पोजीशन और लोकेशन को प्रेडिक्ट किया गया। इस मैप को ध्यान में रखते हुए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेट 9 की लोकेशन को और भी गहराई से समझने का प्रयास किया, और ऐसा माना जाता है कि प्लैनेट 9 हमें अब तक नजर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में काफी ब्राइट ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिसके कारण प्लैनेट 9 एक तरह से छुप चुका है। और शायद इसका एटमॉस्फेयर इस तरह से बना है कि अपने ऊपर पड़ने वाली ज्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण हमारे टेलीस्कोप इसे अंतरिक्ष में डिटेक्ट नहीं कर पाते। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारे वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि प्लैनेट 9 की अंदाजन दूरी सूर्य से लगभग 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी। अब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। और माना जाता है कि इसके अलावा नासा में भी इस नए ग्रह को लेकर काफी रिसर्च की गई, जिसमें कई सारे मैथमेटिकल मॉडल्स का भी इस्तेमाल किया गया, और इन रिसर्च के हिसाब से भी प्लैनेट 9 के होने की काफी ज्यादा संभावना है। और ऐसा भी माना जाता है कि यदि ये प्लैनेट 9 मौजूद है तो इसका मास हमारी पृथ्वी से लगभग 10 गुना ज्यादा होगा। नेपच्यून सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए उस तक सूर्य की गर्मी नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण नेपच्यून बहुत ही ठंडा ग्रह माना जाता है। उसी प्रकार वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लैनेट 9 भी एक ठंडा ग्रह ही होगा। और क्या आप जानते हैं कि एक थ्योरी जिसे निबिरू कैटासेलियम के नाम से जाना जाता है, उसे लेकर वैज्ञानिक एक सवाल पूछते हैं कि क्या ये प्लैनेट 9 हमारे लिए कोई समस्या तो नहीं है।
ऐसा इसलिए क्योंकि एक थ्योरी के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि भविष्य में कभी कोई अन्य ग्रह आकर पृथ्वी से टकरा जाएगा और वह पृथ्वी को पूरी तरीके से बर्बाद नष्ट कर देगा, और न केवल पृथ्वी बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों को भी वे काफी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन साथ ही कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इस थ्योरी से डरना नहीं चाहिए क्योंकि इसके होने की कोई संभावना नहीं है। एक ताजा अनुमान में बताया गया है कि हमारे सोलर सिस्टम में तथाकथित 9वां ग्रह पहले की तुलना में करीब और देखने योग्य है। इससे पहले यह अनुमान लगाया गया था कि प्लैनेट 9 18,500 सालों में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। वहीं नए रिसर्च में बताया गया है कि ये 7,400 साल में एक चक्कर लगाता है। इससे पता चलता है कि ये ग्रह पृथ्वी और सूर्य के करीब हो सकता है। हालांकि अब तक इस प्लैनेट 9 को देखा नहीं गया है, लेकिन थियोरेटिकली साबित किया गया है कि ये जरूर मौजूद है। अब हम उम्मीद करते हैं कि वैज्ञानिकों की तरह आपको भी इंतजार रहेगा कि कब इस प्लैनेट की खोज पूरी होगी। और क्या आप जानते हैं ये भी नेपच्यून की तरह ही आइस प्लैनेट हो सकता है। इस नए ग्रह की खोज के लिए पहले से भी ज्यादा गहरे अध्ययन किए जा रहे हैं और उनके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि प्लैनेट 9 शायद हमसे इतना भी दूर ना हो। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि आज के समय में हमारे पास प्लैनेट 9 को लेकर कई सबूत है कि यह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास इस प्लैनेट को लेकर कई दूसरी कैलकुलेशन भी है जो हमें इस प्लैनेट को अंतरिक्ष में ढूंढने में काफी मदद करेंगे। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यदि कैलकुलेशन सही साबित हुई तो इस प्लैनेट 9 की खोज बहुत ही जल्द की जा सकती है और आज की टेक्नोलॉजी हमारी इसमें काफी मदद कर सकती है। और अगर कुछ सालों में हम इस प्लैनेट को ढूंढ लेते हैं तो ये कोई हराने वाली बात नहीं होगी। जैसे जैसे अध्ययन और गहरे होते जाएंगे वैसे वैसे इस पर नई नई इंफॉर्मेशन भी मिलती जाएगी। इसलिए किसी भी डाटा को सही बताना इस समय सही नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर डाटा जो हमारे पास उपलब्ध है वह केवल अनुमान और कैलकुलेशन के ऊपर ही आधारित है। लेकिन यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट में होने वाले वॉबल की ऑब्जर्वेशन भी एक बहुत बड़ी वजह है कि क्यों हमारे वैज्ञानिक प्लैनेट 9 के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। कुछ तो इसे घोस्ट प्लैनेट कहकर भी बुलाते हैं क्योंकि अब तक इसे देखा नहीं गया है, लेकिन इसके होने की संभावनाओं को साबित जरूर किया गया है। काइपर बेल्ट में मिलने वाले सभी ड्वार्फ प्लैनेट और एस्ट्रॉयड एक ऐसे पैटर्न में सूर्य की परिक्रमा करते हैं जो अपने आप में काफी अजीब है। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट होने के कारण इनका पेरफेलियन पॉइंट यानी सूर्य के सबसे नजदीकी दूरी भी नेपच्यून की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ऐसा में इन्हें ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। और क्या आप जानते हैं कि काइपर बेल्ट में पाए गए ऑब्जेक्ट जिसे सेडना नाम दिया गया वह भी कहीं न कहीं प्लैनेट 9 के अस्तित्व को साबित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेडना का इलिप्टिकल ऑर्बिट वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इसने यही ऑर्बिट और डायरेक्शन क्यों अपनाया। क्या कोई अन्य बड़ा ऑब्जेक्ट इस पर अपना ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस डाल रहा है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर किस दूसरे ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस उस पर है। और यदि ऐसा है तो हो सकता है कि सेडना के मामले में वह प्लैनेट 9 ही हो। अब सवाल उठता है कि इतने सबूत होने के बावजूद हम इसे अब तक क्यों नहीं ढूंढ पाए। तो आपको बता दें कि सौरमंडल में काइपर बेल्ट के बाहर किसी ग्रह को खोजना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि सूर्य की लाइट यहाँ पर काफी कम पहुंचती है और यहाँ मौजूद ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा ठंडे होते हैं और ना के बराबर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे में इन्हें डिटेक्ट करना टेलीस्कोप के माध्यम से मुश्किल हो जाता है। इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें लगातार काइपर बेल्ट में लाइट के एक पैटर्न को देखना पड़ता है। इसके अलावा प्लैनेट से आने वाले लाइट रिफ्लेक्शन भी हमें उसे देखने में मदद करती है, पर प्लैनेट 9 के मामले में लाइट रिफ्लेक्शन ना के बराबर है। ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है और शायद इसी कारण हम इसे ढूंढ नहीं पाए हैं। पर वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद आने वाले कुछ सालों में हम ऐसे टेलीस्कोप को बना लेंगे जो कम लाइट में भी इस बेल्ट में ढूंढ सके। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ सालों में बाद हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट 9 का नंबर बढ़कर दोबारा 8 से 9 हो जाए। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।